बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है जॉइंट हाइपोमोबिलिटी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले जीएच जॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जीएच जॉइंट जिन चीज़ों की वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है वो हमारे पास चंद पैथोलॉजीज़ हैं। कौन कौन सी पैथोलॉजी? नंबर 1 हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, तीसरा हमारे पास काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर आप इमोबिलाइज रखते हो जैसे कि इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ये कंडीशन जो होती हैं हमारे जीएच जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। कॉन्करेंट इम्पेयरमेंट जो होती है मसल परफॉर्मेंस के अंदर आती है, कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो अगर ये इम्पेयरमेंट्स आती हैं इसकी वजह से मसल परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी इफेक्ट होती है। दो रीजन्स बताए हैं हमने, सर्वाइकल रीजन और दूसरा शोल्डर रीजन। सर्वाइकल और शोल्डर ये ओवरऑल जीएच जॉइंट को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमसे पूछा हुआ है कि रिलेटेड पैथोलॉजीज और एटियोलॉजी और सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो पैथोलॉजी है बड़ी वो हमारे पास आर ए और ओ ए है, जो कि हमें पता है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है। इनको हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आर ए ओ ए का टेबल आप लोगों ने चैप्टर 11 और इन सब में डिस्कस किया। फिर हमारे पास आता है ट्रोमेटिक आर्थराइटिस। ये नहीं कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ, आप गिरे हो, फॉल या हाई फोर्स ब्लो लगा शोल्डर के ऊपर, उसके बाद आर्थराइटिस हुआ, पोस्ट इमोबिलाइजेशन आर्थराइटिस और स्टिफ शोल्डर हुआ, कोई ऐसा डिसऑर्डर हुआ जिसकी वजह से लैक ऑफ मूवमेंट हुई और उसका सेकेंडरी इफेक्ट या तो किसी डिजीज़ या कंडीशन से हो सकता है, जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक या डीएम डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हार्ट ख़राब हुआ और आपको पता है आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होता है और ओवरऑल ब्लड वगैरह पेनक्रियास के इफेक्ट की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हार्ट डिजीज़, ब्रेन की वजह से स्ट्रोक और ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये तीनों सेकेंडरी इफेक्ट दे सकते हैं। या एक और क्या है, लैक ऑफ मूवमेंट, इसकी वजह से पोस्ट इमोबिलाइज, आपने काफ़ी टाइम के लिए मोबिलाइज रखा है, आर्थराइटिस हो गया या स्टिफ शोल्डर हो गया। फिर हमारे पास इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर के अंदर आपके पास आता है एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं इसको, पेरी आर्थराइटिस भी कहते हैं। एडिसिव कैप्सुलाइटिस यानी आपका जो कैप्सूल होता है एडिशन हो गया, पेरी आर्थराइटिस, दो नाम हो गए इसके। इसमें होता क्या है, करेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ डेंस एडिशंस, कैप्सुलर थिकनिंग, कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस। तीन चीज़ें, एडिशंस बन गई, किस तरह की, डेंस एडिशंस, कैप्सूल थिक हो गया और कैप्सूल एज अ रिजल्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया। स्पेशली इंडिपेंडेंट ऑफ फोल्ड्स ऑफ कैप्सूल, जो जहाँ पे फोल्ड्स ऑफ कैप्सूल होते हैं उस रीजन के अंदर, रादर देन आर्थराइटिक चेंजेस इन द कार्टिलेज एंड बोन लाइक सीन इन आर ओ इन ओ ए। अब वो क्या कह रहा है, इसके अंदर मेनली आपका कैप्सूल इफेक्ट होता है, उसमें थिकनिंग एडिशंस होती हैं, बजाय कि आपको आर्थराइटिक यानी कि डिजेनरेटिव चेंजेस मिले जैसे कि ओ ए और आर ए के अंदर नजर आती है, वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ कैप्सूल इफेक्ट होता है डिपेंडेंट फोल्ड्स के रीजन पे, उसके अंदर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास उसने एज बताई कि 40 और 65 ईयर्स, इन दोनों एजेस के अंदर ये देखा गया है। ऑनसेट इंसीडियस होता है, वैसे तो नहीं पता होता, लेकिन मेनली 40 और 65 में देखा गया है। नॉन कॉज इसमें प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर प्राइमरी होता है, जिसकी वजह हमें नहीं पता होती, इडियोपैथिक होता है। ऑल द प्रॉब्लम ऑलरेडी मेंशन इन देयर पीरियड, एक पीरियड ऑफ पेन गुजरता है, रिस्ट्रिक्टिव मोशन गुजरता है, जैसे आर और ओ ए के अंदर होता है, मोबिलाइजेशन की वजह से फ्रोजन शोल्डर यानी कि सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। अगर प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर की बात की जाए तो इसकी पैथोजेनेसिस जो होती है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरह होती है, जो कि मस्कुलोटेंडिनस के अंदर होती है और साइनोवियल टिश्यू के अंदर होती है, जैसे रोटेटर कफ। अब इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन मसल और टेंडन, कौन से, रोटेटर कफ, बाइसेप टेंडन और जॉइंट कैप्सूल, ये तीन चीज़ें इफेक्ट होती हैं। और वो पेशेंट जो उनके डायबिटीज़ होती है या उनको कोई थायराइड डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इस डिजीज़ के डेवलप होने पे। तो ये जो तीसरी डिजीज़ थी, 1 2 3 4 चौथी वाली, तो पहले में आर ओ ए बड़ा डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, ये भी जीएच को रिस्ट्रिक्ट करती है। ट्रोमेटिक आर्थराइटिस को ट्रोमा के बाद हुआ, पोस्ट इमोबिलाइजेशन या स्टिफ शोल्डर, या तो आपने कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिस वजह से लैक मूवमेंट की, या कोई सेकेंडरी हो सकती है जिसमें दिल, हार्ट डिजीज, दिमाग, स्ट्रोक और बॉडी मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज़ में। इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर की हमने कहा इसके दो नाम है, एडिसिव और पेरी आर्थराइटिस। इसके अंदर मेनली कैप्सूल अपने फोल्ड्स पे इफेक्ट होता है, तीन चीज़ें होती हैं, कैप्सूल के अंदर एडिशंस बनी, कैप्सूल थिक हो गया, कैप्सूल के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो गई, और एज हमने बताई 40 और 65 होती है, जिसमें प्राइमरी कहते हैं, और जो सेकेंडरी वगैरह होता है इनके अंदर आर ए ओ ए ट्रोमा इमोबिलाइजेशन के दो सिम्टम्स आते हैं, पेन और रिस्ट्रिक्शन आती है, इनकी जैसी होती है, ये सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर वाला हो गया। लेकिन जो प्राइमरी होता है उसमें हमने कहा कि मेनली जो आपको नहीं पता होता प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर के अंदर वजह क्या है, और बाकी इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें आती हैं जो कि इसमें अफेक्ट करती है मस्कुलोटेंडिनस और साइनोवियल टिश्यू में, मिसाल के तौर पर रोटेटर कफ, बाइसेप टेंडन, जॉइंट कैप्सूल। और इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस और थायराइड डिजीज़ का पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। तो ये पॉइंट्स हो गए। नंबर 1 नेम्स, नंबर 2 होता क्या है, ठीक है, पैथोजेनेसिस। नंबर 3 एज, नंबर 3 एज के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफाइन किया, प्राइमरी के सिम्टम्स और सेकेंडरी के सिम्टम्स, सेकेंडरी में कौन कौन सी डिजीज़ के बाद हुआ, प्राइमरी में क्या चेंज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन से रीजन्स को अफेक्ट करती हैं, बाइसेप के टेंडन, जॉइंट का कैप्सूल हो गया, रोटेटर कफ हो गया, और डायबिटीज़ वाला और थायराइड वाला ज़्यादा रिस्क पे होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए।